हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप लोगों को अब तक समा बन चुका होगा, दिमाग में मजे आने शुरू हो गए होंगे। सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स यूनिट में आती है ये, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज एंड इन सब की बातें कर रहे होते हैं, तो काफी इंटरेस्ट आता है उसमें। उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, जहां पे हम इधर बैलेंसिंग कर रहे होते हैं कनेक्टेड बॉडीज की, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी निकाल रहे होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल से भी आप एंगेज हो पाते हो। सिमिलरली वर्क एनर्जी पावर है, कोलिजन हो रहा है, बम फटा है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा कहीं पर, तो उसमें भी मजा आता है। लेकिन जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन स्टार्ट होता है बच्चों, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, एक जब मैं पढ़ता था 11th क्लास में, तो ये चैप्टर मुझे कुछ खास रास नहीं आया कभी। रास आने से मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं था, ये चैप्टर आता था, लेकिन जो मजा, जो एक्साइटमेंट लॉज ऑफ मोशन करने में, वर्क एनर्जी पार करने में, और फिजिक्स में आगे आप जैसे पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, वो पढ़ने में जो मजा आता है ना, वो इसमें मुझे आज तक मजा आया नहीं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मजा आए। तो आगे हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना था आज, लेकिन जाते जाते मुझे एच.सी. वर्मा साहब और एलन के नोट्स में, एलन जो कोटा में टॉप इंस्टीट्यूट है, एक ये क्वेश्चन मिला। अच्छा क्वेश्चन था, इजी बहुत है, लेकिन करने योग्य क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्यूब दिया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है। जरा देखो, उसने बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, सेंटर ऑफ मास निकालो। उसने क्या किया, फ्रंट फेस जो है, अब क्यूब ऐसे है ना, देखो ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये फ्रंट फेस होगा। इसको 3D में जरा इमेजिन करने की कोशिश करो एक बार। जो ये वाला फेस होगा बच्चों, ये फ्रंट फेस होगा, और जब ये वाला फेस होगा वो बैक फेस होगा, वो पीछे वाला चेहरा होगा उसका। ये एक साइड होगी और ये दूसरी साइड होगी। जरा इसको 3D में अपने माइंड में इमेजिन करने की कोशिश करो, यही होगा। उसने क्या कहा कि फ्रंट फेस पे हमने 2m 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 मास रखे हैं, और जो बैक फेस है बच्चों, उस पे m m m और m मास रखे हुए हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें अल्टीमेटली x COM निकालना है, y COM निकालना है, और z COM निकालना है। अच्छा, x COM, y COM, z COM निकालने के लिए सारे मासेस का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो अगर ये ओरिजिन है, हमने इसको ओरिजिन हम मानते भी इसको, उन्होंने दिया भी है ये। इस ओरिजिन से इस मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सीधा सीधा x एक्सिस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट a, y 0, z 0, इसका x 0, y a और z भी 0। इसका, अच्छा हाँ, इसका तो 0 0 0, एक और 0 आएगा यहां पर, इसका 0 0 0, इसका x तो a है, y भी a है, लेकिन z 0 है, ठीक है। अब आगे वाले फेसेस पे आ जाओ। ये x में भी है a डिस्टेंस, 3D में इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करो। ये y में भी a है और z में भी a है। भाई ये पॉइंट यहां इसके ऊपर लाई कर रहा होगा, तो x कितना चले हम a, y कितना चले a, और ये बाहर कितना आया ये पॉइंट, ये भी a बाहर आया, तो ये a हो गया, a और a हो गया। जरा इसकी बात करें, इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो तो a है, y 0 है, x a है। देखो यार, ये z एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है, वाई में तो ये मास नहीं है, ये मास कहाँ आया, एक्स डायरेक्शन में है और जेड एक्सिस पे है, ये वाला मास वाई और जेड में है, एक्स पे नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0 a। अच्छा अब किसका रह गया, अब किसका रह गया, ये मास, ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पे है, तो 0 0 a। सबका हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया। जरा एक्सयूएम बताओ क्या होगा, m इंटू 0, तो 0 हो गया, उसको हम नहीं लिख रहे, m इंटू ए प्लस m इंटू ए प्लस इसका भी x0, m इंटू 0 0 हो गया। यहां आ जाओ, 2m इंटू 0 0, 2m इंटू 0 0, 2m इंटू ए 2ma प्लस 2m इंटू ए अपॉन m के कितने हैं 4, तो 4m प्लस 2m के भी 4 हैं तो 8m, तो 8m। जरा देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, m प्लस 2m प्लस 2ma कितना होगा, ये 2 2 4 2 6 6ma अपॉन 12m, m से m गया 6 2, तो XCOM आया आपका a/2 पर, यह आया आपका x सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, जरा YCOM बताओ क्या होगा, अगेन m इंटू 0, m इंटू 0, तो ये तो 0 0 हो गए, ये m इंटू ए है, ये भी m इंटू ए है, तो ma प्लस ma। आगे इसका y कोऑर्डिनेट है तो 2ma प्लस इसका y कोऑर्डिनेट नहीं है तो 0, इसका भी नहीं है 0 और इसका है, अपॉन नंबर ऑफ मास तो सेम ही रहेंगे 12m, क्या आया 1 2 4 6, अगेन 6ma अपॉन 12m, तो YCOM a/2, XCOM भी a/2 आया, YCOM भी a/2 आया। जरा बात करें ZCOM की, अब देखो पीछे वाले चारों का Z कोऑर्डिनेट 0 खत्म, इस वाले में आ जाओ, 2ma प्लस इसका है 2ma प्लस इसका है 2ma, इसका है बिल्कुल है, प्लस 2ma अपॉन 12m, कितना आएगा 2 2 4 6 2 8, 8ma अपॉन 12m। टू बाई थ्री ए, ठीक है, तो आर सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, आर सेंटर ऑफ मास क्या हुआ कोऑर्डिनेट वाइज, XYZ होता है, तो a/2 2a/3, डिफरेंस आया। काफी बच्चों को लगा होगा कि सर बिल्कुल ही बीच में लाया करेगा, ये तो बिल्कुल बीच में नहीं है, समझे,
ये भी a/2 होता तो बिल्कुल बीच में होता, क्योंकि मास थोड़े चेंज हो गए थे। अगर इक्वल मास होता तो कंसंट्रेटेड सिमेट्री के अकॉर्डिंग कंसंट्रेटेड हो जाता बिल्कुल बीच में ज्योमेट्रिक सेंटर पर। ठीक है, तो ये आया RCOM a/2 a/2 2a/3। नोट कर लो इसको। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं इस वीडियो में, और रोटेशनल मोशन अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की। तो भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1r1 प्लस m2r2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन, यही होता है। मैं RCOM को पोजीशन वेक्टर को अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों dr/dt, तो यहां हो जाएगा m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो पोजीशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कुछ आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और यहां भी वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब डिफरेंशिएशन का खेल दोबारा तो समझाने लायक नहीं है, वो चीज काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि किसका डिफरेंशिएशन करने से क्या चीज आती है। अच्छा, अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि dv/dt, तो ये मुझे क्या देगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वो क्या होगा? m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या होगा? m1a1, यानी कि पहले पार्टिकल का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन प्लस दूसरे पार्टिकल का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस जितने भी मास हैं तब तक। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अच्छा, दो पार्टिकल सिस्टम है, अगर दो पार्टिकल सिस्टम है अगर, ठीक है, और इनका सेंटर ऑफ मास 0 है, नहीं सॉरी, इनके जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो 0 है, यानी कि v सेंटर ऑफ मास 0 है। तो जरा इसको यहां रखो, क्या हो जाएगा?
m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस में, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो 1 का है इस डायरेक्शन में, वही इसका है इस डायरेक्शन में। अच्छा, मास भी अगर आइडेंटिकल हो तो m से m मर जाएगा, तो यानी कि v1 इज इक्वल्स टू v2। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस डायरेक्शन में है, वरना मैग्नीट्यूड अगर हम देखें दोनों की स्पीड सेम होगी। वेलोसिटी तो डायरेक्शन बेस हो गई, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम हो और मास भी सेम हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगी। इससे हमें यह बात भी पता चलती है, ठीक है। सिमिलर केस होगा एक्सेलरेशन में। पूरा थ्योरी तो मैं आपको क्या पढ़ा हूं ऐसे ही बता देता हूं कि अगर मास आइडेंटिकल हो और एक्सेलरेशन इक्वल हो जाए एक दूसरे के, तो एक्सेलरेशन सी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं एक और चीज कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। देखो यार, ये है, ये इधर आ रहा है v से, ये इधर आ रहा है v से, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 हो गया वैसे भी। क्यों? अरे भाई, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कहां जाएगा? 0 नहीं रहेगा क्या एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का? खत्म हो गई बात। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो जेईई मेंस में पूछ लिए जाते हैं। मैं भूल जाता हूं कि मैं मेंस नहीं पढ़ा रहा, लेकिन फिर भी यार बच्चों देखो, अगर मैं आपको मेंस पढ़ाने पे आ गया तो एक चैप्टर में काफी टाइम चाहिए होगा। और मेरा मोटिव ये था कि इसे लॉकडाउन लग गया था तो काफी बच्चों के इंस्टीट्यूट से दूरी बन गई थी और काफी ऐसे बच्चे थे जो ऑनलाइन सीख नहीं पा रहे थे। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आप स्कूल में अच्छा का परफॉर्मेंस करो, क्योंकि अगर स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना स्कूल लेवल का, तो आप अच्छे जेईई मेंस के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो खुद से भी। एसएल अरोड़ा में काफी सारे न्यूमेरिकल्स जेईई मेंस लेवल के दिए हुए हैं, मोर देन सफिशिएंट बुक है। मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूं, एसएल अरोड़ा और एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप स्कूल में सबसे अच्छे नंबर ला सकते हो और जेईई मेंस की भी तैयारी काइंड ऑफ कर सकते हो। काइंड ऑफ नहीं, जेईई मेंस की तैयारी भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें दो, एक तो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस दिए होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस दिए होते हैं जो हॉट्स लिखा रहता है जिनके ऊपर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अब तो आने लगे हैं जो स्कूल में पूछे जाते हैं। कंप्लीट बुक है, एक बार रेकमेंड जरूर करिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हुआ यहाँ पर। अच्छा, न्यूमेरिकल भी कुछ खास नहीं आते इसके ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। आपको वेलोसिटी वेक्टर दे देगा, 2 पार्टिकल के 3 पार्टिकल के, उनका मास दे देगा। आपसे पूछेगा कि भाई इसका वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, तो खट से आप ये कर दोगे m1 इंटू उसका वेलोसिटी, m2 इंटू उसकी वेलोसिटी अपॉन m1 प्लस m2, ये जितने भी मास होंगे। तो कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं है, छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने फटाफट से इसको निपटा दिया। अगला जो टॉपिक शुरू होगा हमारा रोटेशनल मोशन, वहां पे हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ बॉडी, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, एफ परपेंडिकुलर इनटू रेडियस के बारे में, एफ आर साइन थीटा होता है जो। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। असली जो चीज है वो अब आई है पढ़ने के लिए, रोटेशनल मोशन। फिर आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये चीजें हैं पढ़ने की, मजा आने वाला है आप लोगों को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।